अदर लेक्चर्स जैसे आप आज तक अदर लेक्चर्स देखते थे, हटाते थे, स्किप करते, प्लीज़ उसको स्किप मत करना, अच्छे से सीरियस वे में देखना। क्योंकि अगर आपको अपना 1 ईयर बचाना है, 1 साल बचाना है, तो सिर्फ 7 डेज तो दे सकते हो आप अपनी स्ट्रेटेजी के लिए। Hello dear students, welcome back in the quantum classes, the finest equations every way to learn the concept of physics. Dear students, दरअसल कल मैं आपके मैसेजेस और कमेंट्स चेक कर रहा था, उनमें से एक स्टूडेंट का मुझे कमेंट मिला जो देख के काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा और सोचने लायक भी था। हाउ टू पास क्लास 12th विदाउट स्टडिंग। क्लास 12th को बिना पढ़े कैसे पास कर सकते हैं। दरअसल जिस भी स्टूडेंट ने ये कमेंट लिखा होगा ना, उन्होंने ये मजाक में ही लिखा होगा, बट आई टेक इट इन वेरी सीरियस वे। दरअसल आप में से बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो फिजिक्स को बहुत ट्राई कर रहे हैं पढ़ने का, डेरिवेशंस बहुत ट्राई कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है उनसे। यह सबका दिमाग एक सा नहीं होता है, सबके पढ़ने की कैपेसिटी एक सी नहीं होती है, समझने की कैपेसिटी एक सी नहीं होती है। कोई एक ही बार में सब कुछ समझ लेता है, कोई 10 बार पढ़े फिर भी समझ में नहीं आता है। मैं इतने समय से ऑफलाइन पढ़ रहा हूँ, मैं खुद ऐसे स्टूडेंट से डील कर रहा हूँ, मुझे पता है आपके अंदर की क्या फीलिंग है। क्योंकि फ्रंट बेंच पे बैठने वालों की बात तो सब करते हैं, मैंने भी की है कि 90% कैसे लाते हैं, 95% कैसे लाते हैं, लेकिन फ्रंट बेंच के स्टूडेंट के अलावा भी तो स्टूडेंट होते हैं क्लास में, उनकी बात कौन समझेगा। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि आपके क्लास के सारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग और मेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी तो नहीं करने वाले हैं। कुछ ही होते हैं जो तैयारी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। आप में से मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन में ना जा करके आपका फ्यूचर प्लान कुछ और होगा, और उसके लिए आपको क्लास 12th को पास आउट करना ज़रूरी है, और उसमें सबसे बड़ी रुकावट पैदा करता है फिजिक्स। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बिल्कुल भी धोखे में नहीं रखूँगा कि आप इस स्ट्रैटेजी को, 7 डेज स्ट्रैटेजी को फॉलो करके 90 से 95% स्कोर कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 90 से 95% स्कोर करना चाहते हो, आपकी ऐसी ख्वाहिश है, या फिर आप इतना मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, तो प्लीज़ ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक कीजिए। हमने वहाँ पे ऐसे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं फिजिक्स के, जिसको कि आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो, जो आपको 95% दिला भी सकता है। लेकिन आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको सिर्फ पास होना है, इस कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तो ये लेक्चर सिर्फ आपके लिए ही बना हुआ है। प्लीज़ आप इस वीडियो को ऐसे स्टूडेंट, अपने ऐसे दोस्तों को शेयर करो जो कि सिर्फ पास होना चाहते हैं, या फिर जिनका फ्यूचर प्लान इंजीनियरिंग या मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देना नहीं है, और उनके लिए फिजिक्स एक बड़ी रुकावट बन रही है। दरअसल आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको 7 डेज स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, 7 दिनों में खत्म होने वाली स्ट्रेटेजी, जिससे कि आप फिजिक्स को पास कर सकते हो। और सिर्फ पास ही क्यों करना है यार, बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ, बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आप फिजिक्स में नंबर ला सकते हो। यार फिजिक्स में जरूरी नहीं है कि फिजिक्स में खौफ बनाया हुआ है, अल्टरनेटिंग करंट, इधर ऑप्टिक्स, गॉस थ्योरम, मैग्नेटिज्म के इतने दुनिया भर के डेरिवेशंस। फिजिक्स सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं है। अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्टिक्स और गॉस थ्योरम और मैग्नेटिज्म के डेरिवेशन सिर्फ इतना ही नहीं है फिजिक्स। ये डेरिवेशन ही सब कुछ नहीं है, ये डेरिवेशन बच्चों को हैंग कर देता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है, वो तो ईजिली कर लेते हैं, लेकिन जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, जो इन्हें अच्छे से डील नहीं कर पाते हैं, तो पूरा हैंग हो जाते हैं। उनके लिए कौन सोचेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, ये जो भी चैप्टर्स मैंने आपको बताया, इनके अलावा भी ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ करके आप सिर्फ पास ही नहीं, बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते। ओके, तो हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज़ आप पहले वीडियो को पॉज करो और अपने नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ। जो भी टॉपिक्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा ना, जो भी स्ट्रेटेजी मैं आपको डिस्कस करूंगा, प्लीज़ उसे नोट डाउन कर लेना। अदर लेक्चर्स जैसे आप आज तक अदर लेक्चर्स देखते थे, हटाते थे, स्किप करते, प्लीज़ उसको स्किप मत करना, अच्छे से सीरियस वे में देखना। क्योंकि अगर आपको अपना 1 ईयर बचाना है, 1 साल बचाना है, तो सिर्फ 7 डेज तो दे सकते हो आप अपनी स्ट्रेटेजी के लिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, और आप समझ ही गए होंगे हाउ टू पास इन क्लास 12 फिजिक्स। ये नहीं बताने वालों, ये पॉसिबल ही नहीं है यार, बिना पढ़े कैसे पास होंगे। और थोड़ा बहुत तो पढ़ सकते हो ना, क्या पढ़ना है आपको, देखते हैं। ठीक है, ओके, तो क्या है आपका फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर तो एटलीस्ट आपने देखा ही होगा। हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स में। अच्छा, आप ऐसा मत समझना मैं जो इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिंदी में भी सारे वर्ड्स बोलते रहूँगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। स्ट्रेटेजी दोनों के लिए, हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, ऐसे नहीं। मैं लिख भले इंग्लिश में रहा हूँ, बोलूँगा हिंदी में भी सारे वर्ड्स। तो आपका पहला चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स। तो इसमें क्या रहेगा आपका, यार फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर तो आप अच्छे से देख लेना।
और फर्स्ट चैप्टर हमें उम्मीद है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने फर्स्ट चैप्टर तो कम से कम अच्छे से कवर कर ही लिया होगा। आपने कूलाम का नियम देख लिया होगा, कूलाम्स लॉ देख लिया होगा, आपने एक्सियल पॉइंट, नॉन एक्सियल पॉइंट डिस्कस कर लिया होगा, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति कहते थे हम इसे हिंदी में। उसके बाद क्या है आपके पास विद्युत ध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल की छोटी सी क्या है डेफिनेशन है, फॉर्मूला है P = Q × 2L। तो फर्स्ट चैप्टर आपका छोटा सा चैप्टर है और आई होप कि आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से देख लिया होगा। तो आपको फर्स्ट चैप्टर में क्या करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगेन मत डरो, अभी आप थोड़ा सब्र करो। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सारे चैप्टर में बोलूँगा कि आगे इसमें सारा पढ़ना है, इसमें सारा पढ़ना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप फर्स्ट चैप्टर को स्किप मत करना, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं यार, नन्हे मुन्ने से क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स देके जाते हैं। कूलाम्स लॉ आएगा 3 मार्क्स देके जाएगा आपको, एक्सियल नॉन एक्सियल पॉइंट, अक्षीय निरक्षीय स्थिति आएगा, छोटा सा डेरिवेशन क्लास 10th लेवल का। तो मैं फर्स्ट चैप्टर को आपको यही कहूँगा कि आप इसे क्या करो, फुल कंप्लीट करो, आप इसे फुल चैप्टर कंप्लीट करो, फुली कंप्लीट कर लो आप इसे। और आई होप कि आपने कर ही लिया होगा कम से कम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। ओके, सेकेंड चैप्टर पे चलते हैं। आपके पास सेकेंड चैप्टर है गॉस थ्योरम, और मैं यहाँ पे जो कहने जा रहा हूँ ना वो शायद पहली बार सुन रहे होंगे आप। गॉस थ्योरम वाले चैप्टर को पूरी तरह से स्किप कर दो, छुओ भी मत उस चैप्टर को। अगर आप उस डेरिवेशन से हैंग हो रहे हो ना, मत करो डेरिवेशन। उसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जितना समय आप उस डेरिवेशन को दोगे उससे अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसे आप 7 डेज में कंप्लीट करके अपने कम से कम पासिंग मार्क्स, और पासिंग मार्क्स ही क्यों यार, 30 से 40% मार्क्स आप कवर कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो अपना। तो मैं अगेन कह रहा हूँ गॉस थ्योरम वाला चैप्टर पूरी तरह से स्किप कर दो। फर्स्ट चैप्टर थोड़ा देख लेना, ज़्यादा समय नहीं लगेगा फर्स्ट चैप्टर देखने में, बट गॉस थ्योरम स्किप करो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो गॉस थ्योरम आपको पूरा स्किप करना है। आगे आपको क्या देखना है, थर्ड चैप्टर के आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, विद्युत विभव तथा विद्युत धारिता, ये आपका चैप्टर है। इस चैप्टर में भी बहुत सारे डेरिवेशंस हैं। अगर मैं आपको 90 से 95% लाने की स्ट्रेटेजी बताना तो बहुत सारे टॉपिक्स इसमें बताने लायक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर एग्जांपल। लेकिन हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं, या फिर हम फोकस कर रहे हैं कि हमें पासिंग मार्क्स को लेके चल रहे हैं, या 30 to 40% मार्क्स को हम लेते हुए चल रहे हैं। तो उसके लिए इस चैप्टर में डेरिवेशंस को अगर मैं स्किप करूं तो आपके पास कौन सा चैप्टर है, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये चैप्टर आपके पास। और इस चैप्टर में आपको क्या करना है, इस चैप्टर में आपको छोटे छोटे डेफिनेशंस देख लेना है। क्या देखना है आपको इस चैप्टर में, छोटे छोटे डेफिनेशंस देख लेने हैं। और कौन से छोटे छोटे डेफिनेशंस मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इस चैप्टर में आपको डेफिनेशंस देखने हैं, जिसमें से आप एक डेफिनेशन देख लेना, ऑब्वियस सी बात है। चैप्टर का जो नाम है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप पोटेंशियल का डेफिनेशन देख लेना। किसका डेफिनेशन देखना आपको डेफिनेशन देख लेना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे अगला टॉपिक है आपके पास कैपेसिटेंस। कम से कम जो टॉपिक है ना उनके डेफिनेशंस आप देख लेना। अगला क्या आपके पास, कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं इसे हिंदी में, एक होता है कैपेसिटर, एक होता है कैपेसिटेंस। देख लेना इसे, हिंदी में कहते हैं संधारित्र या धारिता। ये छोटे छोटे टॉपिक है, इन्हें देख लेना आप, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इसके अलावा इस चैप्टर में क्या है, छोटे से टॉपिक जिसको आप कवर कर सकते हो। हाँ, इसमें अगला टॉपिक है आपके पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसे हिंदी में कहते हैं समविभवी पृष्ठ। छोटा सा टॉपिक है, पूरी तरह से थ्योरेटिकल टॉपिक है, आप इसे देख लेना। ये सारे टॉपिक्स ना थ्योरेटिकल टॉपिक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, आप इसको देख लेना इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में कुछ ऐसा पढ़ने लायक। और हाँ, एक छोटा सा एक और टॉपिक है आपके पास इस चैप्टर में, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हिंदी में भी इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। एक लाइन की डेफिनेशन है, इतना तो कर ही सकते हो ना, 1 लाइन की डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। और क्या है देखो, अगला चैप्टर आपके पास आएगा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। चैप्टर 4 ले लो। चैप्टर 2 को तो हमने पूरी तरह से स्किप कर दिया, गॉस थ्योरम पढ़ना ही नहीं है, छोड़ो उसको, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इस चैप्टर्स में भी क्या करना है, देखो इस चैप्टर्स में दुनिया भर के आपके पास डेफिनेशंस है, परिभाषाएं हैं। और वो डेफिनेशंस में अच्छी बात यह है ना कि सारी की सारी डेफिनेशंस क्लास 10th लेवल की है। ओम्स लॉ है इसमें,
इसमें रेजिस्टेंस के बारे में, प्रतिरोध के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में है, प्रतिरोधकता, और कंडक्टेंस के बारे में है, कंडक्टिविटी के बारे में, चालकता, चालकत्व, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स है क्लास 10th लेवल के हैं। अगर आपसे हो सके तो आप इन डेफिनेशंस को देख लेना। अगेन इस चैप्टर में भी मैं क्या कह रहा हूँ, आपको क्या देखना है, आपको इस चैप्टर में, आपको इस चैप्टर्स में भी देखना है डेफिनेशंस को। छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं यार, इनमें से कोई भी डेफिनेशन ना, इनमें से कोई भी डेफिनेशन अगर 3 लाइन में भी चले गए ना तो समझना ये छोड़ देना, सिर्फ छोड़ ही देना। 2-2 लाइन की डेफिनेशन हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन, इनको देख लेना, इनके फॉर्मूले देख लेना। ओके, और क्या है इसमें, इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके पास आते हैं, बहुत सारे डेफिनेशंस आते हैं आपके पास। ओके, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट, हाँ इस चैप्टर में एक और छोटा सा एक रिलेशन है। किन 2 चीज़ों के बीच रिलेशन है, अगर आपने हल्का सा भी चैप्टर देखा होगा ना तो आपको याद होगा, नहीं भी देखा हो तो कोई बात नहीं, उसी के लिए तो हम ये लेक्चर कर रहे हैं। रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में क्या कहते हैं इसे, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड इसके बाद क्या था, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इसे हिंदी में कहते हैं धारा घनत्व। इनके बीच रिलेशन देख लेना आप, रिलेशन, धारा घनत्व व अनुगमन वेग के बीच संबंध। छोटा सा रिलेशन है यार, 3-4 लाइन में आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, और 3-4 लाइन का है, बस इजीली कर लोगे आप। ओके, तो इस चैप्टर में डेफिनेशन देख लेना। अगेन कह रहा हूँ, कोई भी डेफिनेशन आपको ऐसा लगे ना 2 से तीसरे लाइन में जा रहा है, छोड़ो उसको। मैक्सिमम डेफिनेशन 2-2 लाइन के ही हैं, इतना कर सकते हो आप। फिर अगला ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के भी रिलेशन आएगा। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच संबंध। इससे देख लेना आप, सिंपल सा टॉपिक है। इसके अलावा बॉस इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में एक और टॉपिक है आपके पास है यहाँ पे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो टॉपिक है ये 12th में भी है और 10th में भी डिटो है यार। ये टॉपिक सेम टू सेम टॉपिक 10th में भी है। आपने पढ़ा है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, इसके लिए डेरिवेशन देखा है। श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में आपने डेरिवेशन देखे हुए हैं। वही सेम टू सेम टॉपिक है, 10th से बिल्कुल भी अलग नहीं है 12th में। तो आपको वो देख लेना, आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, देखोगे रिकॉल हो जाएगा, याद हो जाएगा, देख लेना आप उसे। ओके, उसके अलावा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके अलावा यार थोड़ी राइटिंग नहीं बन रही है अच्छे से, फटाफट के चक्कर में, थोड़ा उसके लिए माफ़ करना राइटिंग के लिए। उसके अलावा इस चैप्टर में है किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ का नियम। यार सोच रहे हो ना इतना ज़्यादा बन रहा है यहाँ पे चार्ट, डरने की जरूरत नहीं है यार। कहाँ है ना 7 डेज स्ट्रेटेजी है। अभी इतने समय का जो भी छोटा सा टीचिंग एक्सपीरियंस हुआ है 3 to 4 इयर्स का ऑफलाइन, उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आप इस टॉपिक को देखने लगे ना और सीरियसली देखने लगे, 7 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा, 7 दिन से कम ही लगेगा। आई थिंक 5 डेज में ही कंप्लीट हो जाएंगे सारे टॉपिक। तो ऐसा मत समझो कितने सारे टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स में बोल रहा हूँ, ये 2-2 लाइन के टॉपिक्स हैं, 1-1 लाइन के टॉपिक हैं, मैक्सिमम 4 to 5 लाइन के टॉपिक्स हैं, सिंपल टॉपिक्स। तो ये मत देखो कि इतना ज़्यादा यहाँ पे वेब बन रहा है, जाल बन रहा है। ओके, क्या कहा था इस चैप्टर में, क्या इंपॉर्टेंट है अगला आपके पास इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के 2 नियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, इससे स्किप मत करना। और है ही क्या किरचॉफ्स लॉ में, किरचॉफ्स लॉ में है ही क्या, आपका सिंपल सा लॉ है, जितनी करंट आती है उतनी करंट जाती है। नंबर ऑफ इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटगोइंग करंट। सिंपल से लॉ है किरचॉफ्स के, देख लेना कम से कम। और किरचॉफ्स लॉ को अगर पढ़ रहे हो तो आल्सो इसमें एक छोटी 2 बातें हैं। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम किस कंजर्वेशन के रूल पे बेस्ड है, किस संरक्षण के नियम पर आधारित है। एक आपके करंट कंजर्वेशन पर है, दूसरा एनर्जी के कंजर्वेशन पर। इसे देख लेना आप, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, छोटे से टॉपिक्स हैं। उसके अलावा क्या है, देखो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, अगर मैं आपको 90-95% बता दूं तो इससे बहुत सारे टॉपिक थे, क्योंकि इस चैप्टर में व्हीटस्टोन ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है, विभवमापी कहते हैं इसे हिंदी में। पोटेंशियोमीटर में 2 डेरिवेशंस आते हैं, जब 2 सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करना है, जब 2 सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना करनी होती है। और एक डेरिवेशन है दूसरा, जब हमें सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना होता है, आंतरिक प्रतिरोध। इसके अलावा इसमें आल्सो है मीटर ब्रिज, मीटर सेतु। तो
तो इतने सारे टॉपिक्स हैं, 4 to 5 टॉपिक्स, और उस टॉपिक में से कम 2 टॉपिक्स हर साल पूछे जाते हैं। उनमें से एक टॉपिक आपको 5 मार्क्स में भी मिल सकता है। लेकिन हम उतना ज़्यादा 90 और 95% की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की बात। और वो कैसे हो सकता है, यहाँ पे देखो, उन टॉपिक्स के डेरिवेशंस में मत जाओ। मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, विभव मापी, इनके डेरिवेशंस में मत जाओ, बस आप इसके डायग्राम्स देख लो। क्यों कह रहा हूँ डायग्राम्स देखने के, समझाता हूँ आपको, अच्छे से समझाता हूँ अभी। ओके, तो इस चैप्टर में तो बहुत ज़्यादा वेब बन गया है, जाल बन गया है, ठीक है। आपको फर्स्ट बुक में ना सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ना है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा का मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है यार, बोल रहा हूँ छोटे छोटे टॉपिक है। तो आपके पास इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में आपके पास है व्हीटस्टोन ब्रिज, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ब्रिज को मैं सिंपल सा बी लिख देता हूँ, WB भी कहते हैं इसे शॉर्ट में, वेस्ट बंगाल नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, ये जो भी टॉपिक सब लिख रहा हूँ ना मैं, इनके सिर्फ और सिर्फ आपको डायग्राम देखने हैं, डायग्राम, और हो सके इनके प्रिंसिपल देख लेना। एक एक लाइन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है यार। मीटर ब्रिज पढ़ोगे आप, क्या है इसका प्रिंसिपल, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, एक एक लाइन का आंसर आएगा इनका। पोटेंशियोमीटर पढ़ोगे, फिर आप कहोगे मीटर ब्रिज के प्रिंसिपल बेस्ड है या व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, सिंपल सा। तो आपको क्या करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज का, और क्या अगला टॉपिक आपके पास, पोटेंशियोमीटर में आपके पास 2 डेरिवेशंस आएंगे। पोटेंशियोमीटर डेरिवेशंस नहीं करना है, टेंशन मत लो, डेरिवेशंस नहीं करना है। डेरिवेशन के अलावा बता रहा हूँ क्या करना है। इसके अलावा क्या है आपके पास है मीटर ब्रिज, इसको भी 20 से शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। ये जितने भी टॉपिक यहाँ लिखे हुए हैं ना, ये तीनों टॉपिक, इनको बस एक काम करो यहाँ पे, इसके लिए आप बस इन तीनों टॉपिक के लिए, ये जो भी आपको तीनों टॉपिक मिल रहे हैं, इनके डायग्राम्स और इनके प्रिंसिपल, सिद्धांत, एक एक लाइन के हैं, इनके प्रिंसिपल्स ये देख लो आप, इनके डायग्राम्स देख लो, इनके प्रिंसिपल्स देख लो, बस इतना सा देखना है आपको। ओके, अगेन कह रहा हूँ, डेरिवेशन के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। अगर आपकी स्थिति यह है तो आप डेरिवेशन के चक्कर में मत पड़ना, थोड़ा बहुत हैंग होने की चांसेस, जो सिंपल है यार, पढ़ना भी चाहो तो सिंपल है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन मिनिमम टाइम में मैक्सिमम गेन करना है। तो बस इतना काम करो, इनके डायग्राम बनाओ और प्रिंसिपल। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये समझाता हूँ, लॉजिकली समझाता हूँ। ये लॉजिकली ये समझाऊंगा मैं आपको इसमें कि यार कोई भी टॉपिक होता है ना बोर्ड का एक सिंपल सा रूल होता है, अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं तो आप प्लीज़ क्वेश्चंस को मत छोड़ा करो, स्किप मत क्या करो कि ये नहीं आता तो बिल्कुल छोड़ के ही आ रहे हो। व्हीटस्टोन ब्रिज आपसे पूछ लिया या पोटेंशियोमीटर पूछ लिया, विभव मापी, तो आप बिल्कुल छोड़ के आ रहे हो। देखो बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स कितने नंबर के होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं, 5 मार्क्स के टॉपिक होते हैं मैक्सिमम। अगर वो 5 मार्क्स का टॉपिक है, 5 मार्क्स का टॉपिक है, तो उसमें से 1 मार्क, 1 नंबर तो सिर्फ आपके किसके बनते हैं, डायग्राम के। और एग्जामिनर अच्छा होगा तो 1.5 भी दे सकता है, 1.5 मार्क्स भी दे सकता है। बाकी का आपका 1 मार्क्स होता है, 1 मार्क्स होंगे किसके, प्रिंसिपल के, जो आप इसका सिद्धांत लिख रहे हो, इसका जो क्या लिख रहे हो आप, प्रिंसिपल लिख रहे हो, सिद्धांत। 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। और बचे हुए 3 मार्क्स हैं जो आप बीच में खिचड़ी पकाने वाले हो। खिचड़ी मतलब वर्किंग मेथड लिखते हो आप, क्रियाविधि लिखते हो, डेरिवेशन सॉल्व करते हो बीच में, तो वो 3 मार्क्स उसके होते हैं। तो देखो छोड़ने से तो बेहतर है ना, एक इंग्लिश में कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जहाँ थोड़ा बहुत मिल रहा है वो कुछ ना मिलने से तो बेहतर है ना। जहाँ आप इस पूरे टॉपिक को स्किप करके चल रहे थे कि डेरिवेशन हमें नहीं करना है, वो आपने 2 नंबर तो स्कोर कर ही लिया ना। आपने सिंपल सा डायग्राम बना लिया। डायग्राम क्या है, इमेज तो होता है, और इंसान इमेज में बहुत जल्दी सोचता है। अगर आपने डायग्राम अच्छे से देखा तो आप डायग्राम नहीं भूल सकते हो, डेरिवेशन भूल सकते हो आप एग्जाम में, डायग्राम नहीं भूल सकते हो, कि इंसान की जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, वो इमेज में जल्दी सोचता है। ओके, तो आगे देखते हैं। तो क्या करना है इसमें, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, सिर्फ इनके डायग्राम और प्रिंसिपल्स, सिद्धांत एक एक लाइन के हैं, और डायग्राम अच्छे से देख लेना आप। और यहाँ से आपके 2 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। और इन जो भी टॉपिक लिखा है ना, इनमें से कम 1 या 2 टॉपिक कंफर्म है बोर्ड में आने वाला है, हर साल आता है। ओके, तो डेरिवेशन नहीं आता उस चक्कर में ये नहीं कि आप पूरा ये छोड़ के ही जा रहे हो टॉपिक, ऐसा नहीं, ये गलत बात है। उसके अलावा बहुत हो गया इलेक्ट्रिक करंट वाले टॉपिक से, आगे बढ़ते हैं। अगेन बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा लग रहा है नहीं है, सीरियसली बैठे ना 7 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा। आई थिंक 4 to 5 डेज में ही कंप्लीट हो जाएगा। और आने वाले जो 2 डेज और बचेंगे, 5 डेज, उसमें तो आप रिवीजन भी कर लोगे इस टॉपिक का। इतना छोटा छोटा टॉपिक है, देखो मत इतना ज़्यादा है, छोटे छोटे टॉपिक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इसके बाद हम आते हैं, अगला चैप्टर क्या है बॉस आपका, याद करो मैग्नेटिज्म।
चुंबकत्व, देखो इसमें भी अच्छा खासा झटका लगता है बच्चों को। ये है आपका मैग्नेटिज्म से रिलेटेड चैप्टर, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और एक दूसरा प्योर चैप्टर आपके पास मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व कहते हैं इसे हिंदी में, ओके। इस मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक पे ना, जैसे गॉस थ्योरम वाले चैप्टर में दुनिया भर के डेरिवेशंस थे, दुनिया भर में 4 to 5 डेरिवेशंस थे उसमें। वैसे गॉस थ्योरम वाले वैसे ही मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, चुंबकत्व वाले आपके इस यूनिट में बहुत सारे डेरिवेशंस हैं। एम्पियर्स लॉ और बायो-सेवर्ट्स लॉ, इनके बेस पे ना, इनको बेस रख के, आधार रखते हुए कम से कम आपके वो 4 to 5 डेरिवेशंस इसमें मिल जाएंगे। अगेन हमें मिनिमम टाइम में मैक्सिमम गेन करना है, तो इस सारे डेरिवेशन को उठाओ और डाल दो कचड़े के डब्बे में, ठीक है। हमें किससे मतलब है, ये बात देखो, हमें सिर्फ मतलब है ये इस चैप्टर के जो मेन डेरिवेशंस है, डेरिवेशन सॉरी, अरे पाप हो गया, डेरिवेशन नहीं बोलना है, डेरिवेशन तो करना ही नहीं है ना, मैं फिर कहाँ की वो स्ट्रेटेजी रह गई। हमें सिर्फ डेफिनेशंस देखना है, डेरिवेशन नहीं, डेफिनेशन, परिभाषाएं, क्या है रूल, क्या है इस चैप्टर में 2 मेन डेरिवेशंस, अरे फिर डेरिवेशन बोल रहा हूँ, डेफिनेशन, क्या है चैप्टर में 2 मेन डेफिनेशंस। देखो इस चैप्टर में एक तो मेन डेफिनेशन है, जैसे आप स्टार्ट करोगे, बायो-सेवर्ट लॉ, B = μ0 आइडियल sin थीटा अपॉन r², पढ़ा होगा आपने, सिंपल सा डेफिनेशन है। तो आपको क्या करना है, बायो-सेवर्ट्स लॉ, बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं इसे, बायो-सेवर्ट्स लॉ अच्छे से देख लेना। अच्छे से क्या देखोगे यार, सिंपल सा तो एक ही बार में देखोगे, चप जाएगा दिमाग में, बायो-सेवर्ट लॉ, B = μ0 आइडियल sin थीटा अपॉन r²। इसके अलावा इस चैप्टर में क्या, एक छोटा सा टॉपिक जो छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका टाइप, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर का नियम, क्या है इसमें, एम्पियर्स लॉ, इसे देख लेना, एम्पियर का नियम 2 to 3 लाइन का लॉ है ये, 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होगा आई थिंक, ओके। एम्पियर्स लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ, इसको देख लेना, और आप इसको देखोगे तो ऑब्वियस सी बात, इसका फॉर्मूला इसी में आ जाएगा। अगर आप डेफिनेशन समझ गए, फॉर्मूला उसी में आ जाएगा। और अगेन ये कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, 2-2 मिनट में खत्म हो सकते हैं ये टॉपिक, ओके। उसके अलावा डेरिवेशन हमने पूरा स्किप कर दिया इस चैप्टर पे। उसके अलावा इस चैप्टर्स में क्या है बॉस, जो कि आप कर सकते हो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम, हाँ, लॉरेंज फोर्स से, लॉरेंज बल वाले टॉपिक से 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, बहुत बार आए मैं। तो लॉरेंज फोर्स देख लेना आप, लॉरेंज बल कहते हैं। अगेन इसमें 2 से 3 मिनट ही लगेंगे यार, ज़्यादा नहीं लगेगा, लॉरेंज फोर्स। तो अगला लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल देख लेना आप इस चैप्टर में, लॉरेंज बल, लॉरेंज फोर्स, ओके। ये टॉपिक हो गया आपके पास। अगेन लॉरेंज फोर्स भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 2 लाइन की डेफिनेशन है, और तीसरा आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ओके। उसके बाद इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट, इस यूनिट में क्या है, पूरे यूनिट ले रहे हैं मैग्नेटिज्म की, डेरिवेशन हमने पूरा स्किप कर दिया। अच्छा, आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये आपको अब 1 और 2 नहीं, ये सीधा आपको 3 मार्क्स देगा, ओके। और अगला टॉपिक पूरा थ्योरेटिकल है, ठीक है, छोटे छोटे से डेफिनेशंस हैं, ओके। तो क्या है अगला टॉपिक आपके पास, इसे हिंदी में कहते हैं इसे पृथ्वी का भू चुंबकत्व अवयव। अच्छे से लिख लो अपने नोट्स में, नोट डाउन करते जाओ इसे, पृथ्वी का भू चुंबकीय अवयव। जब ये सारा हो जाएगा तो मैं हटूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, उसके बाद आराम से नोट डाउन करते रहना। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। याद दिलाता हूँ, ये याद नहीं आ रहा तो अगला टॉपिक जो बताऊंगा वो याद आएगा। देखो इसमें 3 छोटे छोटे से डेफिनेशन हैं, 2-2 लाइन के, अगेन 2 लाइन से ज़्यादा कोई नहीं होगा, 1 लाइन का भी हो सकता है। इसमें 3 छोटे छोटे डेफिनेशन हैं। एक है एंगल ऑफ डिप, नति कोण कहते हैं इसे हिंदी में। दूसरा डेफिनेशन है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दिक्पात कोण कहते हैं इसे। और तीसरा है कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये 3 छोटे छोटे से डेफिनेशन हैं चैप्टर में, और 2-2 लाइन के डेफिनेशन है। गारंटी देता हूँ ना, 2 से 3 लाइन का होगा, छोड़ देना, 2-2 लाइन के डेफिनेशन है यार, और ये आपको 3 मार्क्स कवर करेगा। और कभी कभी तो यहाँ से क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आ जाता है, अगर छोटा सा न्यूमेरिकल उसमें दे दिया। न्यूमेरिकल कैसे देता है, मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। तो ये देखना, एलिमेंट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, अगेन राइटिंग के लिए सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, अच्छे से राइटिंग नहीं बन पा रही आज फटाफट के चक्कर में। तो ये देख लेना, हिंदी में पृथ्वी का भू चुंबकत्व अवयव कहते हैं। इसमें 3 टॉपिक आएंगे आपके पास, दिक्पात कोण, नति कोण और क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटक, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। और इसमें अगर चले ना आगे, तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, इसमें अगर इसको 5 मार्क्स बनाए तो 2 सिंपल फॉर्मूले हैं। एक तो है यहाँ पे H इक्वल B cos थीटा, और दूसरा फॉर्मूला है V इक्वल B sin थीटा। V मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, B sin थीटा। ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसके बेस पे अगर कोई न्यूमेरिकल दे दिया तो ये टॉपिक 5 मार्क्स का बच जाएगा। सिंपल सा टॉपिक, थ्योरेटिकल टॉपिक, फॉर्मूला बस इतना सा, H इक्वल B cos थीटा। 2 वैल्यू दी होगी, तीसरी आपको निकालनी होगी।
ओके, तो ये हो गया मैग्नेटिज्म। देखो मैग्नेटिज्म को पूरा स्किप कर रहे हैं डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो डेफिनेशन है या थ्योरेटिकल टॉपिक हमने उसको स्किप किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है उसे। और वो टॉपिक ऐसे है ना जो कि 2-2 मिनट में निकल जाएंगे, 2-2 3-3 मिनट में याद हो जाएंगे। और हमें तो पूरा 7 डेज मिला है। और अगेन बोल रहा हूँ, ये जितना मैं आपको लिस्ट दिख रहा ना 5 डेज, इतने अभी तक जितने भी टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे हुआ या फिर एज ए स्टूडेंट मैं कभी रहा भी हूँ, तो 5 डेज से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको इस टॉपिक को। 7 डेज आते आते तो आप रिवीजन भी कर लोगे इस टॉपिक को। ओके, तो ये एलिमेंट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। इसके अलावा मैग्नेटिज्म में, हाँ इसके अलावा एक और टॉपिक है छोटा सा। क्या टॉपिक है इसके अलावा इंपॉर्टेंट छोटा सा? कन्वर्जन, रूपांतरण, कन्वर्जन। वोल्टमीटर का अमीटर में, सॉरी वोल्टमीटर का नहीं, गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में कन्वर्जन, और दूसरा होता है गैल्वेनोमीटर का एमीटर में कन्वर्जन। छोटे छोटे से डेफिनेशंस हैं, डेरिवेशंस है इसमें, छोटे छोटे। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ इसमें एक्चुअली में आपको क्या पॉइंट पकड़ना है और क्या स्किप कर देना है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप 7 डेज स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, ये है आपके पास कन्वर्जन। किसका करना है कन्वर्जन? गैल्वेनोमीटर, इसे हिंदी में कहते हैं विभवमापी। गैल्वेनोमीटर इनटू, गैल्वेनोमीटर को किस में चेंज करना है? 2 टॉपिक आते हैं आपके पास। पहला एमीटर में, आपको मैं बताता हूँ इसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, और दूसरा आता है वोल्टमीटर में। हिंदी में भी इसे यही कहते हैं विभव, उसको धारा मापी को अमीटर और विभव मापी में चेंज करने के लिए अलग अलग आता है। और अगेन इसमें भी है 5 मार्क्स का टॉपिक भी बनता है कभी कभी, अगर छोटा सा न्यूमेरिकल इसमें पूछ लिया। और सिंपल डेरिवेशन तो 3 मार्क्स का टॉपिक है ये। क्योंकि इसमें करना क्या है, आप वैसे डेरिवेशन देखने का ट्राई करना है एक बार। इसमें सिंपल सा डेरिवेशन है, ट्राई करना है, एटलीस्ट ट्राई करना है उसमें। और फिर भी नहीं आ रहा है तो अगेन वही रूल, आप क्या करो, इसका डायग्राम देखो, इसमें डायग्राम देखो और इसका प्रिंसिपल देख लो। प्रिंसिपल का देखने का क्या मतलब है, इसमें कोई ऐसा बड़ा प्रिंसिपल नहीं है। इसमें सिंपल से आपको ये देखना ना, एक तो आपने डायग्राम देख लिया और दूसरा आपको देखना है इस टॉपिक को अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे एमीटर के लिए, एक आइडियल एमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना होता है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत बार पूछे गए। आइडियल रेजिस्टेंस के लिए, आइडियल एमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना होता है और आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है। एक आदर्श एमीटर का और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। 1 लाइन का है, एक का 0 होता है, एक का इन्फिनिटी होता है, 0 और अनंत। तो ये ध्यान देना, अगर आप कन्वर्जन पढ़ रहे हो गैल्वेनोमीटर, डेरिवेशन पे ध्यान देना। समझ में आया तो ठीक, सिंपल सा डेरिवेशन समझ में आ ही जाएगा। आई होप थोड़ा सा ट्राई करोगे आ जाएगा समझ में। ओके, फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसका डायग्राम देख लेना और ये देख लेना कि एमीटर और वोल्टमीटर आइडियल जब हो, आदर्श स्थिति में हो, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। व्हाट इट, ठीक है। तो ये देख लिया इसका। आगे बढ़ते हैं। आपके पास है अगला चैप्टर, इसमें आपके पास 5th 6th आ जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये लास्ट होने वाला है। अल्टरनेटिंग करंट को हम छुएंगे भी नहीं, गॉस थ्योरम को हमने जैसे छुआ भी नहीं ना, स्किप कर दिया। अल्टरनेटिंग करंट को हम छुएंगे ही नहीं, इसलिए अल्टरनेटिंग करंट 7th है, तो ये 6th देख लेते हैं आज के लिए। छठा लास्ट चैप्टर क्या आपको, और छोटा सा चैप्टर है, छोटी सी टॉपिक्स हैं और एक ही प्रिंसिपल पे बेस्ड है पूरा चैप्टर। तो देखो छठा क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 6th है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसे हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस पूरे चैप्टर में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, अगेन ये कहूँगा, इसमें जो भी डेरिवेशन स्किप करते हुए चलो। अगर डेरिवेशन हैं इस चैप्टर में, वैसे सिंपल डेरिवेशन है, लेकिन फिर भी मिनिमम टाइम में मैक्सिमम गेन करना, तो डेरिवेशन हटाओ, डेरिवेशन को उठा के कचड़े के डब्बे में डालो। हमें बस थ्योरेटिकल टॉपिक्स देखने हैं। और इस चैप्टर की अच्छी बात यह है ना, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस फिनोमिना को समझ गए, घटना को समझ गए, बहुत सिंपलेस्ट वे में, ऊपर आई बटन आप उस पर क्लिक कर सकते हो, बहुत सिंपली हमने समझाया हुआ है वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपने बस उस फिनोमिना को समझ लिया ना, और बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना यार, अगर आप सच में उसको पढ़ने लगे ना, तो इन लास्ट यू विल फॉल इन लव विद फिजिक्स, बहुत पसंद आएगा आपको। तो अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना, घटना को समझ गए, तो आप इस पूरे चैप्टर में जितने भी डेफिनेशंस आएंगे सबको कर लोगे, क्योंकि सारे डेफिनेशंस में सेम फिनोमिना होने वाला है। फॉर एग्जांपल, चेंज इन फ्लक्स, इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, यही फिनोमिना है। फ्लक्स में चेंज होगा, कैसे चेंज होगा फ्लक्स में, जब आप करंट को, जो स्विच होगा या फिर जो सर्किट होगा उसकी करंट, उसके स्विच को आप ऑन ऑफ करोगे, उससे आपका फ्लक्स चेंज होगा। और चेंज इन फ्लक्स के वजह से, फ्लक्स के परिवर्तन के वजह से सर्किट में, अगर उसी सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है तो ये होगा सेल्फ इंडक्शन, और दूसरे सर्किट में, नाइबर वाले, नेकेट वाले सर्किट में होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन। तो इस चैप्टर में मैक्सिमम है क्या, पहले तो ये चैप्टर का नाम जो है
उसके बेस पे डेफिनेशन देख लेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। अगर आपने ये डेफिनेशन समझ लिया, सारे टॉपिक समझोगे। डेफिनेशन भी बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। इसके अलावा छोटा सा टॉपिक है इसमें सेल्फ इंडक्शन, और एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक इसके साथ एक और है, ये दोनों तो जुड़वा भाई हैं बिल्कुल, म्यूचुअल इंडक्शन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? एक तो ये हो गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण, सेल्फ इंडक्शन को कहते हैं स्वप्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन को कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। नोट डाउन कर लो इसे, नोट कर लो इसे, ओके। इसके अलावा इस चैप्टर में क्या है? इसके अलावा इस चैप्टर में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर समझ गए तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपको बिल्कुल बच्चों का गेम लगेगा यार। फैराडेज लॉ, फैराडे के नियम, इसमें एक आपके पास आएगा लेंज का नियम, वही फैराडेज लॉ होता है, फैराडे का सेकंड लॉ, लेंज का नियम, ठीक है। एटलीस्ट ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में बस एक ही चीज़ बोलूँगा मैं आपका, यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर होने वाली है आपकी बल्ले बल्ले, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण समझ गए, सारे के सारे टॉपिक समझ आओगे। और डेफिनेटली गारंटी देता हूँ कि यहाँ से ये टॉपिक लिखे हुए ना, कम से कम एक टॉपिक तो आ जाएगा बोर्ड में, वो भी 2 से 3 मार्क्स में आएगा। सिंपल सा टॉपिक है यार। और इसके साथ साथ आपकी फिजिक्स की पहली बुक की 7 डेज स्ट्रेटेजी खत्म होती है। सेकंड बुक पे हम डिस्कस करेंगे, जब आपकी ये 7 डेज कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्लेलिस्ट के नेक्स्ट लेक्चर में। और इस लेक्चर में क्या करेंगे, हम सेकंड बुक की तरफ चलेंगे और ऑप्टिक्स को उठा के डालेंगे हम कचरे के डब्बे में। इसी ने तो जीना आराम कर रखा है सेकंड बुक में, ऑप्टिक्स ने हटाएंगे। और उसके अलावा देखेंगे इसके अलावा हमें क्या देखना है, ऑप्टिक्स के अलावा मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कैसे गेन कर सकते हैं हम, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेकंड बुक को। पहले आप 7 डेज स्ट्रेटेजी में इससे अच्छे से करूँ। अगर आपको ये अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि आपके दोस्तों का हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ उससे शेयर कर देना, ओके। उस दोस्तों के साथ भला हो यार, लोगों का भी भला हो। सब 90-95% स्कोर करने की बात कर रहे हैं, बैक बेंचर्स के बारे में भी तो कोई सोचेगा, ओके। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ओके। वीडियो को पहले 720p में जाओ, 720 पिक्सल में, और देन वीडियो को वहाँ पे पॉज करो और देन आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ओके। इतना सा टॉपिक है ये सारे, इतना सारा वेब दिख रहा है पीछे, जाल दिख रहा है। फिजिक्स तो इतनी मोटी मोटी बुक होती है यार फिजिक्स की। पहली बुक सिर्फ इन टॉपिक में निपटा दिया, ये पूरी पहली बुक की सिलेबस ऐसा समझ लो। सिलेबस क्यों? मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम गेन करने वाला, और आई गारंटीड यू यार 7 दिन से ज़्यादा नहीं लगने वाला है, 7 डेज। अगर आप थोड़ा लेजी हो तो, और थोड़ा लेजी नहीं हो, आपको अपना 1 ईयर बचाना है 7 दिनों में, तो आपको ये सिर्फ 5 डेज से ज़्यादा नहीं लगेगा। 2 डेज जो बच गया ना, 5 2 7, तो 2 डेज बच गया, उसमें रिविज़न कर लेना, ओके। और उसके बाद 7 दिनों बाद फिर मिलेंगे सेकंड बुक में। आपकी जिस हिसाब से रिप्लाई होगा इसमें, उस हिसाब से हम और जल्दी फास्ट अपलोड करेंगे अगला लेक्चर सेकंड बुक के बेस। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो प्लीज़ कीप शेयरिंग दिस वीडियो।